अगर कोई बच्चा 5 hours डेली पढ़े अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, तो क्या वो नीट में 710 मार्क्स ले सकता है? हाँ सर, ले सकते हैं। इजीली ले सकता है। और एक फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ स्टडी पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम पढ़ रहे हो 10 घंटे, पर उसमें से इफेक्टिवली स्टडी कितना हो रहा है, मतलब तुम्हारा फोकस कब मैक्सिमम रहता है, उस पे भी तुम्हें अपना स्टडिंग आवर शेड्यूल करने चाहिए उसके हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है कि जीएमसी एक बेटर चॉइस होगा या फिर एम्स बेटर चॉइस होगा? आई थिंक एम्स बेटर चॉइस होगा। एम्स क्यों होगा? फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें रिसर्च के लिए या अपने एकेडमिक्स में, तो मुझे नहीं लगता जेम्स में इतनी फैसिलिटीज। नीट यूजी को और एमबीबीएस को अगर डिफरेंशिएट करना चाहे तो तुम क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे? नीट यूजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका सिलेबस अलग है, उसका अप्रोच अलग है। और एमबीबीएस में फिलहाल तो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, उसका भी अप्रोच अलग है, तो अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? आई थिंक नीट यूजी, क्योंकि उसमें ऐसा था कि फॉर एग्जांपल बायो के एनसीईआरटी, तो जब शुरू किया था एकदम 11th में, तो ऐसा लगता था कि पूरे एनसीईआरटी की हर लाइन कैसे याद होगी, मशीन थोड़ी है। पर आखिर में पढ़ते पढ़ते वो सब याद हो गया, और अभी भी याद है। हाँ, अभी भी तुम्हें याद है? अभी तो जस्ट आए हो, कुछ दिनों में भूल जाओगे क्योंकि ये सिलेबस ही इतना वास्ट है। In today's episode of Synapse, the podcast, I have called upon one of my juniors. आज के गेस्ट है रणवीर अहेर, a boy who scored an impressive 705 marks with a great rank of 806. Synapse हिंदी के इस एपिसोड में मैंने उससे पूछा है कि कैसे उसने अपनी नीट की प्रिपरेशन की, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया और एमबीबीएस और नीट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसी के साथ साथ कॉलेज लाइफ के बारे में भी कई सारी बातें हमने की है। एम्स और जीएमसी में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने उससे पूछा है। नीट, एमबीबीएस और उसके फ्यूचर के बारे में हमने ढेर सारी बातें की है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, क्लिक ऑन दिस सब्सक्राइब बटन और शुरू करते हैं साइनैप्स हिंदी। रणवीर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग ग्रेट। सब ठीक? हाँ सर। हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू केम टू एम्स नागपुर? फीलिंग वाज ग्रेट, लाइक जब कैंपस देखा, मतलब एम्स नागपुर मैंने तो यूट्यूब पे आपकी वीडियो पे तो दिखा ही था पूरा कैंपस, पर फिर जब मैं आप पे एडमिशन के लिए आया था तो फिर और मतलब अच्छा लगा इतना अच्छा कॉलेज भी हो सकता है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इतना भी अच्छा होगा। तुम्हारा स्कोर क्या था? 705 मार्क्स था। एंड व्हाट वाज योर रैंक? 806 रैंक। आप बैच के रैंक ओपनर हो? नो सर। रैंक ओपनर कितने मार्क्स पे आपके? आई थिंक आई डोंट नो सर, मतलब काफी हाई है, जा रहा है। ऑल इंडिया रैंक 60 आई थिंक। 60 रैंक है। 715 मार्क्स है उसका। हां 715। सो देख, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अब 715 पे भी एम्स दिल्ली नहीं मिलता। अगर 2-3 साल, जैसे 2019 में मैंने दिया था 715 पे AIR 1 रहता, पर अब तो AIR 60 आ रहा है। 50 लोगों को 720 में 720 मिल रहा है। तो इस पे तेरा टेक क्या है कि कंपटीशन किस तरह बढ़ रहा है? सर कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल हो गए, तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पाते थे ड्यू टू देयर पर्टिकुलर रीजंस, ऑनलाइन एकदम अच्छे, मतलब ज्यादा महंगी तो नहीं है, एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो कोचिंग पे जो उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं फ्री में या एकदम कम कीमत में, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। और जो मार्क्स में इंक्रीमेंट आया तो वो पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी आया था 24 का। तुम्हें यही कॉलेज सबसे पहले चाहिए था या फिर कोई और एम्स तुम्हारा प्रेफरेबल था या फिर कोई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुम्हें चाहिए था? फर्स्ट चॉइस वाज एम्स दिल्ली, जो सबकी होती है, तो फिर उसके बाद तो एम्स नागपुर ही था। एम्स नागपुर ही था सेकंड चॉइस। क्यों? क्योंकि तुम महाराष्ट्र से हो। ओके, तो आर यू डिसअपॉइंटेड विद द चॉइस? नो सर, नॉट कंप्लीटली सैटिस्फाइड। कंप्लीटली सैटिस्फाइड। अच्छा कॉलेज है। हां, बहुत अच्छा। अच्छा, कभी रैगिंग हुई है तुम्हारी? नहीं सर, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। सच में नहीं हुई। अच्छा, सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स अच्छे हैं, सब बढ़िया। यहाँ पे कौन सी हॉबीज है तेरी? सर हॉबीज में मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, और बुक्स पढ़ने की हॉबी है। अच्छा। हाँ, नॉन फिक्शन बुक्स। नॉन फिक्शन बुक्स जैसे लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, लाइक दैट पोर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। सेल्फ हेल्प बुक्स रखी है हमारे यहाँ पे, इसमें से कुछ पढ़ा है तुमने? इसमें से तो नहीं पढ़ा, पर है मेरी लिस्ट में। अच्छा। हाँ, द पावर ऑफ हैबिट की लिस्ट में। अच्छा, तुम्हें डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर दैट? सो एक्चुअली मैं ऐसा प्रोफेशन चूज
करना था मुझे, जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ या सर्व कर पाऊँ, और उसमें जो भी ऑप्शंस थे मेरे पास उनमें से मुझे सबसे अच्छा यही लगा। सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा कभी? सोचा था, पर ये थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। तुम पहले डॉक्टर हो या फिर घर पे कोई और? नहीं सर, मैं फर्स्ट। एमबीबीएस के बारे में किसने बताया था? लाइक ऐसे ही, मतलब जब मैं मेरा 10th के बाद जब मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, तो तब भी मैंने डिसाइड किया कि ये करेंगे। और अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जाना भी है तो मैं एमबीबीएस से ग्रेजुएशन करने के बाद। ये काफी लंबा बात नहीं होगा फिर? तो होता है तो होने देंगे। ओके, गुड बैकअप है तुम्हारे पास अभी तो। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट राइट नाउ? फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी। आगे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पता है तुम्हें? हाँ, सेकंड ईयर के, कुछ थर्ड ईयर के। अच्छा, कुछ पता है सारे। फर्स्ट ईयर सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट ईयर होता है, मतलब फाइनल ईयर सबसे डिफिकल्ट बोला जाता है, अगर फर्स्ट ईयर, क्योंकि लोगों को कोप करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। सर एकदम, मतलब लेवल बढ़ जाता है, बहुत सिलेबस बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू 12। मुझे ये बताओ कि 11 12 की कंपैरिजन में कितनी गुना बड़ा सिलेबस है फर्स्ट ईयर? बहुत 11 12 का सिलेबस मतलब लिमिटेड है कि बाउंड्रीज है कि एनसीईआरटी है सिर्फ, पर यहाँ पे नहीं है वैसी बाउंड्रीज। बुक्स तो है, पर आप अगर रेफर करना जाओ तो रिसर्च पेपर भी देख सकते हो, तो आप बहुत दूर जा सकते हो। 10x बोला जाएगा कि उससे भी ज्यादा? 10x, हाँ 10x ठीक है। 10x तक ठीक है। नीट यूजी को और एमबीबीएस को अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो तुम क्या पॉइंट्स बताना चाहोगे? सर नीट यूजी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका सिलेबस अलग है, उसका अप्रोच अलग है, और एमबीबीएस में फिलहाल तो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, उसका भी अप्रोच अलग है, तो अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? आई थिंक नीट यूजी, क्योंकि उसमें ऐसा था कि वो एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल बायो की एनसीईआरटी, तो जब शुरू किया था एकदम 11th में तो ऐसा लगता था कि पूरे एनसीईआरटी की हर लाइन कैसे याद होगी, मशीन थोड़ी है, पर आखिर में पढ़ते पढ़ते वो सब याद हो गया, और अभी भी याद है। याद है? हाँ, अभी भी तुम्हें याद है? अभी तो जस्ट आए हो, कुछ दिनों में भूल जाओगे क्योंकि ये सिलेबस ही इतना वास्ट है कि कुछ क्वेश्चंस अभी नीट के रिलेटेड हम पूछेंगे कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर नीट, लाइक व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल? टेक मी थ्रू अ डे। डेली शेड्यूल में सर मैं 5 AM को उठता था, क्योंकि 6 to 1 हमारी क्लासेस रहती थी। सुबह 6 से? हाँ, सुबह 6 से 9 तक 3 लेक्चर्स थे, फिर 9 to 10 1 घंटे का ब्रेक था, फिर 10 to 1 लेक्चर्स थे। फिर उसके बाद मैं घर आ जाता था, खाना वाना खा लेता था, 3 बज जाता, थोड़ा रेस्ट भी ले लेता था, तो 3 बज जाती, फिर मैं पढ़ाई शुरू करता था रात को 8-9 बजे तक, मतलब कंटिन्यूस तो नहीं, विद ब्रेक्स, और फिर थोड़ा 1 घंटा यूट्यूब, थोड़ा एंटरटेनमेंट को भी देता था। ओके। और फिर सो जाता था। कभी ऐसे मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज ट्राई किया है? मेडिटेशन तो किया था मैं पूरे 2 साल। 2 साल में? 2 साल में। ओके। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला है या फिर ड्रॉप में? फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। नाइस दैट यू हैव स्कोर्ड गुड। कहाँ पे कोचिंग हुआ तुम्हारा? सर लातूर में। लोकल कोचिंग था या फिर? लोकल कोचिंग। ओके, मतलब काफी सेल्फ स्टडी से तुम यहाँ आए हो। कितने घंटे तुम एक दिन में पढ़ते थे ऐसे? सर नीट के लिए एवरेज कंसिस्टेंटली 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स। ऐसा बोला जाता है कि 10-12 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, क्या ये रिक्वायरमेंट? शुरुआत में तो नहीं है, आखिर में। हाँ, शुरुआत में तो कंसिस्टेंटली, बट 4 to 5 अगर कोई बच्चा 4-5 आवर्स डेली पढ़े, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, तो क्या वो नीट में 710 मार्क्स ले सकता है? हाँ सर, ले सकता है, इजीली ले सकता है। ओके। और सर एक फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ स्टडी पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम पढ़ रहे हो 10 घंटे, पर उसमें से इफेक्टिवली स्टडी कितना हो रहा है, मतलब तुम्हारा फोकस कब मैक्सिमम रहता है, उस पे भी तुम्हें अपना स्टडिंग आवर शेड्यूल करने चाहिए उसके हिसाब से। अच्छा। हाँ। कुछ ऐसे टेक्निक्स तुमने यूज किए थे, जैसे पोमोडोरो टेक्निक होता है ना, तो या फिर कोई और स्टडी टेक्निक होता है इजीली स्टडी करने के लिए, ऐसे कुछ यूज किया था तुमने? इजीली एक सर टेक्निक यूज कर रहा था, मतलब तब पता नहीं था पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ। हाँ, तो टारगेट सेट करता था कि 1 घंटे में क्यों और पर्टिकुलर टाइम में इतना करना है, तो फिर वो इफेक्टिवली मेरा जो स्टडी आवर्स था मतलब उसमें मेरा जो डेली टारगेट रहता था, जो लिस्ट बनाता था मैं, तो वो कंप्लीट हो जाता था। हाँ, डेली का डेली हम पढ़ते थे। ऐसा कोई बैकलॉग वगैरह रखते थे या फिर? बैकलॉग हो जाता था अगर मैं बीमार पड़ गया, कुछ एडमिट होना पड़ा था मुझे। आई थिंक 11th एंडिंग में 1 महीना तो मेरा बैकलॉग हो गया। क्या हुआ था? प्लेटलेट्स कम हो गए थे, वायरल इन्फेक्शन हो गया था। डेंगू तो नहीं था, वायरल था सर। ओके। तो 15 डेज के अराउंड में एडमिट थे। हाँ। फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? सर फिजिक्स के लिए मेनली तो डिपेंड करते कि आप कंसेप्ट्स को कैसे समझते हैं। अगर फिजिक्स में तो रट तो नहीं सकते, तो फिजिक्स को यूजुअली शुरुआत में तो ज्यादा टाइम देता था मैं कंसेप्ट्स बिल्ड करने के लिए, और फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता था, अराउंड 200 पर चैप्टर
इनिशियली जब पढ़ाना शुरू है कोचिंग में, वैसे सेम फॉर केमिस्ट्री। और बायोलॉजी के लिए शुरुआत में इतना तो मैंने फोकस नहीं किया था बायो पे, पर आखिर में जाके हो गया वो। हो गया आखिर में जाके हो गया, मतलब कंसेप्ट तो क्लियर थे, पर पूरे इंसाइट एकदम जो लाइन बाय लाइन याद करनी पड़ती है वो आखिर में जाके। कितनी बार पढ़ी थी तुम? अराउंड आखिर में 5 to 6 टाइम। 5 to 6 टाइम। 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर तुमने सॉल्व किए थे। ऐसे डेली का कुछ टारगेट रहता था तुम्हारा? सर डेली टारगेट हाँ रखता था मैं, अराउंड 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। ओके, 75 टोटल में। 75 टोटल। और अगर टॉपिक बड़ा हो तो क्वेश्चंस भी ज्यादा सॉल्व करता था एक दिन में, और छोटा हो तो कम भी करता था। What according to you is better, consistency or long study hours? Consistency. Consistency is always better. It's a very long journey. जैसे 5.5 साल अभी MBBS मतलब 4.5 years of studies ही है अभी तो। Then again 1 year of internship, उसके साथ साथ तुम्हें पढ़ना भी है PG एंट्रेंस के लिए। तो consistent रहना यहाँ पे बहुत difficult होता है। तो तुमने 2 साल कैसे consistency maintain किया? मतलब सर 2 साल तो ज्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं, और जो डिस्ट्रैक्शंस में थे तो मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल नहीं था, तो मम्मी का यूज कर रहा था। तो उसमें मैं मम्मी को बोल के रख देता था कि मुझे मोबाइल सिर्फ पर्टिकुलर 1 hour, हाफ एन आवर के लिए देना, बाकी नहीं देना। और ज्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं, तो सोशल नहीं था इतना, तो मैं मेरे रूम पे बैठ पढ़ता था। फ्रेंड्स नहीं थे तुम्हारे? थे पर बहुत लिमिटेड। अच्छा, कितने फ्रेंड्स थे? अराउंड 2 to 3। 2 to 3। हाँ। सब पढ़ने वाले थे। ओके, तो क्या फ्रेंड्स सर्कल से फर्क पड़ता है नीट के स्कोर पे? फ्रेंड सर्कल से अगर थोड़ी बातचीत, थोड़ा सोशल तो रहना ही पड़ेगा ना सर, पर अगर टाइम पास हो रहा है कि तुम फालतू में घूमने जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो उससे तो हेल्प नहीं होगी। लीजर टाइम में क्या करते थे? इन टाइम सर मैं पॉडकास्ट वगैरह देख लेता। पॉडकास्ट वगैरह? आज खुद पॉडकास्ट दे रहे हो? सर पॉडकास्ट किस टाइप के है? कुछ भी, राज शमानी। ओके ओके ओके, नाइस। Like any hobbies before NEET you had? Before NEET तो मैं मतलब 10th तक लॉकडाउन से पहले बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, फिर 9th में कोविड की वजह से लॉकडाउन, तो स्पोर्ट्स तो कम हो गया बहुत, फिर मूवीज वो। यहाँ आके कोई हॉबी डेवलप की है? नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था तेरा कॉलेज का? क्लीनलीनेस। बहुत क्लीन है? हाँ बहुत क्लीन था। ओके, अब तो नया नया है, थोड़ा पुराना हो जाएगा तो शायद ये इंप्रेशन चला जाएगा। पर काफी ग्रैंड नहीं लगा तुम्हें यहाँ? हाँ सर, ग्रैंड तो लगा, वो तो देखा ही था, पर जो क्लीनलीनेस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई गवर्नमेंट चीज इतनी भी क्लीन हो सकती। काफी क्लीन। हाँ, जैसे हम यहाँ आए थे तब तुम्हें पता नहीं होगा, तो धूल थी पूरी, कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। अभी जो ओपीडी दिख रही है ना, तो वो भी नहीं थी। ओपीडी, आईपीडी एंड दिस हॉस्टल वाज आल्सो नॉट कंस्ट्रक्टेड। बस पिछला वाला गर्ल्स हॉस्टल है, वो था, उसी में हम रहते थे, गर्ल्स फ्लैट में रहते थे। तो काफी यहाँ पे तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है 2-3 साल में, मतलब 3 साल के अंदर अंदर ही पूरा कॉलेज इन्होंने बना लिया। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्डअप एम्स है ये। जो शेड्यूल अभी तुम्हारा रहता है एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, वो क्या रहता है? सर 9 to 5 तो कॉलेज होता है। 9 to 5 कॉलेज में क्या कैसे रहता है तुम्हारा? सर मोस्टली 9 to 1 4 hours के लिए लेक्चर होते हैं, मतलब वेरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं उसमें, पर मोस्टली तो लेक्चर ही होते हैं, और 2 to 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बीच में 1 घंटा ब्रेक। हाँ 2 to 5? सॉरी हाँ 2 to 5 सर। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ करते हो? हाँ सर, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बस क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी जाता हूँ कभी। वॉलीबॉल भी सीख रहा हूँ मतलब। फ्रेंड्स बने अभी कि अभी भी इंट्रोवर्ट? नहीं, हो गए सर पूरे। कितने बैच फ्रेंड्स? ऐसा तो अभी लग रहा है तुम्हें, तो जाओ सेकंड ईयर में, फिर पता चलेगा तुमको कितने फ्रेंड्स रहते हैं। आगे आगे जाओ, 3-4 ही कम होते जाते हैं, और लास्ट में 4 फ्रेंड्स बचोगे तुम बस। तुम्हें क्या लगता है कि जीएमसी एक बेटर चॉइस होगा या फिर एम्स बेटर चॉइस होगा? आई थिंक एम्स बेटर चॉइस होगा जीएमसी से। क्यों होगा ऐसा? कि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें रिसर्च के लिए या अपने एकेडमिक्स में, तो मुझे नहीं लगता जीएमसी में इतनी फैसिलिटीज होती है। एनी मोर रीजंस? लाइक और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉन्ड नहीं है। हाँ बॉन्ड नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट। 1 साल पूरा लाइफ का बच रहा है। हाँ, कुछ लोग ऑप्ट करते हैं जीएमसी के लिए, पर मेजर टीम तो एम्स में ही आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है, तो तुमको काफी डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे कि कुछ दोस्त अगर मलयालम बोलते हैं तो तुम कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे, समझ में आने लगती है कुछ। मेरा जैसे बेस्ट फ्रेंड बिहार से है, तो मुझे थोड़ा बहुत वो एक्सेंट आ जाता है। हाँ सर, मतलब मेरे भी मेजरली फ्रेंड्स राजस्थानी है, तो ऑटोमेटिक में राजस्थानी सीख रहा हूँ, उनके साथ बात करते वक्त ऑटोमेटिक बोल रहा हूँ। कॉलेज के बारे में सबसे बुरी चीज क्या लगती है? चीज कोई है नहीं, एक अगर बुरी चीज बोलनी ही हो तो अटेंडेंस क्राइटेरिया।
तुम्हें पता है बाकी एम्स में कम हो जाता है बाद में, पर हमारे यहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया उतना ही है। हाँ सर, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट है थोड़ा डिपार्टमेंट। पता है ये कि हाँ, बाकी सर, एम्स पता में है। कहाँ होता है कम? मेरे फ्रेंड्स है जीएमसीज में तो बताते हैं। अच्छा जीएमसीज में। हाँ। और सबसे अच्छी चीज अगर एक बोलनी हो तो? अच्छी चीज तो बहुत सारी है, एक ही सबसे बोलिए। अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर। About your NEET preparation phase, what was the best thing that you did? Best thing was sir, I was consistent for whole 2 years. And what was the worst mistake that you did? I think I used to sleep less, around 5 to 6 hours But every day. That was major Did- mistake. why? सर क्योंकि मेरा फोकस कम हो जाता था, क्योंकि अगर किसी चीज को 1 घंटा लगना है तो मुझे वो 1.5 घंटा भी लग जाता था, कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते थे। मुझे लगता था कि इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, तो फिर एट द लास्ट में अच्छी स्लीप लेने लगा, फिर इम्प्रूव हो गया। लास्ट में तुम हाँ सर, लास्ट 3 मंथ्स में। कभी स्ट्रेस आया तुम्हें? हाँ स्ट्रेस तो आता ही है, जब एग्जाम पास आने लगती है तब। कैसे मैनेज किया स्ट्रेस? कुछ नहीं सर, ऐसा सोचता था कि पढ़ूंगा, सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है, तो रिजल्ट तो जो होगा उस दिन एग्जाम के दिन, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पेपर आएगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो हर नीट एस्पिरेंट ने करनी ही चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी। उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा और आप कर सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि आने तो क्वेश्चन ही है एग्जाम में और वो भी एमसीक्यूज है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करे तो। और क्वेश्चन सॉल्व करना एक मतलब एक्टिव रिकॉल ही है ना, हमने जो पढ़ा है, तो उससे वो और आपकी मेमोरी में बैठ जाता है सब सारे कंसेप्ट्स। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो तेरे को लगता है कि सब लोग करते नहीं करनी चाहिए? मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना। मल्टीपल रिसोर्सेज, नाइस। और तुम एक ही रिसोर्स पे टिके हुए थे हमेशा? मैं एक ही। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी? NCERT। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स के लिए जो हमें कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते थे उनके नोट्स सिर्फ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ऐसा तुम्हें लगता है कि कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? हाँ सर, करता तो है, क्योंकि अगर कोचिंग में अगर टीचर्स अच्छे हो तो आपको फिर ज्यादा समझने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने नहीं पड़ते। अब जैसे तुमने बोला था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो हाँ गया सर। है, तो अभी तो लेवल अप हो गया है वो, ऐसा हाँ, तुम्हें लगता है? और वो फील्ड मतलब सारे बच्चों के लिए रिसोर्सेज इक्वली अवेलेबल है? हाँ सर, इक्वली अवेलेबल है, पर उसमें भी एक ही रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए? हाँ सर, एक ही मतलब रिसोर्स, मतलब एक ही टीचर जिसका आपको समझ में आ रहा है तो पूरा उसी को फॉलो करो। अगर फिजिक्स में पर्टिकुलर कोई टीचर है, उसका समझ में आ रहा है, तो जितना वो पढ़ा रहे हैं वही फॉलो करो। क्यों देखना कि कोई तो टीचर अलग पढ़ा रहा है, मॉड्यूल में अलग दिया है, इतना तो नहीं करना चाहिए। कोई बुक तुम रेफर करना चाहोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए? बुक तो सर मैंने सिर्फ एमसीक्यू के लिए यूज की थी, एररलेस एंड सिंगेज, सीपी सिंगेज। ओके, फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? नो सर, फॉर फिजिक्स 2 books and for chemistry I used Pradeep and Balaji. ओके, बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी और पियर्सन पब्लिकेशन। ओके, फॉर एमसीक्यूज? हाँ, फॉर एमसीक्यू। टेक्स्ट में एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नेसेसरी? नहीं, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या था फिजिक्स में? फिजिक्स 175, 17, एक ही क्वेश्चन बस हाँ। गलत। केमिस्ट्री में? 180 on 180। नाइस यार। इन बायोलॉजी? In botany it was 170 on 180 and zoology it was 180 on 180। नाइस अगेन। मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चंस तुम्हारे पूरे इसमें हाँ, गलत है। अभी ये भी सिनेरियो हुआ था कि पेपर लीक का बहुत ही आया था और ग्रेस मार्क्स काफी लोगों को मिले, तो उस पे तुम्हारा टेक क्या है? सर, ग्रेस मार्क्स का तो था, एनटीए का तो गलती तो हुई थी, और पेपर लीक का तो सच पता नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है मार्क्स में, तो मेजरली वो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत कम हो गया था इस साल। बहुत इजी पेपर था कंपैरेटिवली, इसलिए इंक्रीमेंट हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है कि इतना हार्ड पेपर बनाना चाहिए कि 650 भी किसी के ना आए, और मतलब तभी जाके कंपटीशन अच्छा होगा बच्चों में? अब सर, अगर हार्ड पेपर बनाएंगे तो असली टैलेंट जो है एग्जामिनर्स को या एनटीए को, अगर उन्हें सच में अगर देखना है कि कौन क्रीम है, तो हार्ड पेपर तो आना ही चाहिए। पर ये इजी क्यों बनाते हैं, तुम्हें क्या लगता है? वो तो सर आइडिया नहीं है। मेरे माइंड में ऐसा था कि इलेक्शन ईयर है तो इजी बना दिया। हाँ सर, इलेक्शन ईयर भी होता है, और बच्चे सुसाइड भी कर देते हैं अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो वो भी रीजन आई थिंक। उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए? सर, इतना स्ट्रेस, वो तो एबिलिटी होती है आई थिंक इंडिविजुअल की, और अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए तो मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। You did meditation for complete 2 years. Okay. Daily? For in initial 11th में तो सर 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता था। In last I used to do for half an hour every day. Okay.
उससे बहुत स्ट्रेस रिलीफ में बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है। मतलब एग्जाम फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं एग्जाम देने वाला था नीट का, तो सुबह ऐसा एकदम ऐसा बर्डन लग रहा था, ऐसा चेस्ट पे ऐसा वजन रख दिया किसी ने। तो जस्ट नॉर्मल रूटीन में मैं जो सुबह उठने के बाद हाफ एन आवर मेडिटेशन करता, उसके बाद एकदम फ्री हो गया। तुम्हारा नीट एग्जाम का जो दिन था वो कैसे गया? सर एक दिन पहले मैं जल्दी सो गया था अराउंड 9 o'clock, और उठना था सुबह 6 बजे, अलार्म सेट था 6 पर 5 बजे उठ गया मैं। फिर 6 बजे तक मैं बैठा रहा, मतलब ट्राई किया वापस सोने का, पर नींद तो नहीं आई। फिर आधा घंटा यूजुअली जो मेरा डेली रूटीन होता है तो मेडिटेशन कर लिया, और उसके बाद 10 बजे तक ब्रेकफास्ट, नहाना, और फिर गाने सुन रहा था मैं 10 बजे तक। 10 बजे में निकल गया, सो अराउंड 10:30 पहुंच गया मैं एग्जाम सेंटर पे। फिर वहाँ पे चेकिंग हुई, 11 तक तो हो गई होगी। फिर जैसे मैं एग्जाम हॉल में गया तो अराउंड 11:15 टाइम होना चाहिए था, पर वहाँ पे जो क्लॉक थी वो 1 घंटा पीछे थी। तो पता चल गया मुझे जाते ही, तो बोला मैंने, उन्होंने चेंज भी करवा दी। फिर 2 बजे तक मैं वैसे ही बैठा रहा वहाँ पे, और 2 बजे एग्जाम शुरू हो गई। 2 to 5 तक? हाँ, 2 to 5:20। ओके, 5:20 तक। मतलब अभी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे तुमने? हाँ सर, अभी बंद हो गया है? बंद हो गया, इस साल बंद हो गया। इस साल बंद हो गया है। ऐसा पैटर्न चेंज से फर्क पड़ता है? एक्चुअली सर जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे सेक्शन बी में, वो कोविड की वजह से दिए थे, तो अब वो उन्होंने हटा दिए। अब हटा दिए। हाँ। पहले हमारे टाइम पे बहुत सिंपल रहता था और पेपर काफी डिफिकल्ट आता था। 720 तो मेरे टाइम पे तो नहीं मिले थे किसी को, उसके अगले साल से मिलना शुरू हो गया। हाँ। और जैसे हम तो एम्स यूजी क्लियर करके, हाँ। वो तो काफी डिफिकल्ट एग्जाम रहती है हाँ, नीट की कंपैरिजन। कभी पेपर देखा है उसका? देखा है सर, बहुत वो काफी लेवल ऊपर अच्छा लेवल था हाँ। उसका, तो उसी के कारण मुझे लगता है कि इधर है, वरना नीट से तो जीएमसी वगैरह मिलता मुझे। वो एग्जाम थी इसलिए मैं इस कॉलेज में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि टफ एग्जाम में ही असली क्रीम शाइन करता है। क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो हो जाती है, अब तुम्हारी 1-2 और हो जाती तो यहाँ नहीं आता। कोई जीएमसी लेना पड़ता है, हाँ, नहीं मिलता। वो लक पे भी मैटर करता है थोड़ा, उस दिन क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। डू यू थिंक इंटेलिजेंस प्लेज अ पार्ट? इंटेलिजेंस प्लेज अ पार्ट, बट इफ यू आर हार्ड वर्किंग गाय, देन नॉट that much. Smart work or hard work? I think sir, both are important. क्योंकि जहाँ पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है वहाँ करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो लगता ही है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है उसका। कॉलेज में ऐसी क्या इंप्रूवमेंट्स है जो तुम्हें लगता है होनी चाहिए? Sir, I think गर्ल्स to boys रेशियो बढ़ना चाहिए एम्स में। कितना है तुम्हारे बैच में? 29 गर्ल्स है। और बॉयज? 96। तो 1:4 अराउंड। 1:4 तो ये दिक्कत है तुम्हें। हमारी बैच में तो अच्छा था यार। सर इस साल कम हो गया। इस साल ही कम हो गया, क्यों? बॉयज ज्यादा पढ़ते हैं। I think इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं बॉयज। ये तो लॉस हो गया तुम्हारा। बाकी जूनियर्स भी तो आएगी अभी, सोचेंगे। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस कॉलेज में? करिकुलम में तुम्हें लगता है कुछ? नहीं सर, करिकुलम एकदम अच्छा है। टाइम कम पड़ता है? किसके लिए? पर्सनल टाइम कम पड़ता है? पर्सनल टाइम तो कम पड़ता है। तो वो तुम्हें लगता है कि चेंज होना चाहिए? सर अब मैनेज करना पड़ता है। क्या तुम्हें क्लासरूम टीचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा भरोसा है कि तुम इवेंचुअली तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, तो क्लासरूम टीचिंग कितना हेल्प करता है अभी तुम्हें? सर क्लासरूम टीचिंग मतलब मुझे आदत ही है ज्यादा सेल्फ स्टडी पे रिलाई करने की। तो पर एमबीबीएस में कैसे हेल्प, मतलब क्लासरूम टीचिंग के आवर्स कम होने चाहिए ऐसा लगता है तुम्हें? आई थिंक कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। जो लेक्चर बोर होता था उसमें हम सोते थे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम करते थे अच्छे से। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? सर हाँ, मतलब सोता तो नहीं हूँ मैं, वेब सीरीज वगैरह कुछ देख लेता। अच्छा, वेब सीरीज देख लेते हो। फाइनल फ्यू क्वेश्चंस, एक ऐसी टिप जो सारे नीट एस्पिरेंट्स को तुम देना चाहोगे आज? आज अगर आप नीट दे रहे हो अभी 3 महीने बाद, जो आपका नीट 2025 है, तो फोकस करो PYQs पे और कंसिस्टेंटली ट्राई करो। अगर हो भी नहीं रहा है तो थोड़ा पुश करो खुद को। सो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। तुम्हें बिना सोचे समझे आंसर देना है, ठीक है? एवर रिग्रेटेड टेकिंग MBBS? नो। फेवरेट मेमोरी ऑफ दिस कॉलेज? नॉट डेट, बनी नहीं अभी तो। वर्स्ट मेमोरी? वो भी नहीं। गर्लफ्रेंड? नो। बनानी है? चूंगा। फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 10th? या साइंस। साइंस ही था। एंड the worst subject that you think in class 11th 12th? Worst, I used to think that inorganic chemistry is the worst. हाँ. Okay. मेरे चैनल को देखा है तुमने? 12th से देखा है। थैंक्स यार। बोल दो यार सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Okay. If you want to see more such interesting and entertaining podcasts, please subscribe to this channel and stay tuned.